तो ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था का अगला भाग हम पढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ा कि परिवार मिलके कुल बनते थे, कई सारे परिवारों का एक कुल होता था। कई सारे कुल मिलकर के गांव बनता था। ग्राम का प्रधान ग्रामणी, ग्राम सबसे छोटी राजनीतिक इकाई था। कई 20 गांव मिलकर के एक विश बनता था, विश का प्रधान होता था विशपति। और कई सारे विश मिलकर के जन बनता था, जन का प्रधान राजा होता था, राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था। और कोई स्थायी राज्य की अवधारणा थी नहीं, स्थायी भूमि का शासक राजा होता नहीं था ऋग्वेदिक काल में, क्योंकि ऋग्वेदिक समाज जो था वो पशुपालन पर आधारित था। एक जगह से दूसरी जगह पर ये लोग घूमते रहते थे। इस कारण राजा जो था वो केवल अपने कबीले का प्रधान होता था, अपने कबीले की रक्षा करना राजा का मुख्य कार्य होता था। और इसके एवज में कबीले के लोगों के द्वारा राजा को स्वैच्छिक भेंट दी जाती थी, जिसे बलि कहा जाता था। तो ये राजनीतिक व्यवस्था थी। सभा और समिति दो राजनीतिक संस्थाएं थी ऋग्वेदिक काल में। सभा जो थी वो प्रजा के वयोवृद्ध और कुलीन लोगों की संस्था थी, जिसका मुख्य कार्य न्याय करना होता था, जबकि समिति संपूर्ण प्रजाजनों की आम संस्था थी, जिसका मुख्य कार्य राजा का निर्वाचन करना होता था। ऋग्वेदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक होता था, लेकिन राजा के ऊपर नियंत्रण रहता था सभा और समिति का। सभा और समिति की हम यहाँ चर्चा करें तो ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार आता है, समिति का उल्लेख 9 बार आता है। एक और संस्था थी, राजनीतिक संस्था ऋग्वेदिक काल में, वो कहलाती थी विदत, जिसका उल्लेख 122 बार मिलता है। और गण नामक जो संस्था थी, ये भी एक कबीलाई संगठन था, जिसका उल्लेख हमें 46 बार मिलता है। ये सभा, समिति, विदत और गण, सभा का उल्लेख 8 बार मिलता है ऋग्वेद में, समिति का उल्लेख 9 बार मिलता है, विदत का उल्लेख 122 बार मिलता है और गण का उल्लेख 46 बार मिलता है। तो ये सभा, समिति, विदत और गण नामक जो कबीलाई संगठन थे, ये संगठन राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के साथ साथ राजा को परामर्श भी देते थे। हमने सभा के बारे में जैसा पहले पढ़ा कि सभा वृद्ध व अभिजात लोगों की संस्था थी, इसका मुख्य काम न्याय करना होता था। जबकि समिति जनता की, सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी, ये राजा पर नियंत्रण रखती थी। विदत, जिसका उल्लेख 122 बार मिलता है हमें ऋग्वेद में, ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। इसमें कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी। सबसे प्राचीन संस्था विदत थी और सर्वाधिक बार उल्लेख भी विदत का ही हमें मिलता है, 122 बार। विदत की बैठक में सैनिक लूट के विभाजन संबंधी कार्यों का निपटारा होता था। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ऋग्वेदिक काल में महिलाएं भी सभा व विदत में भाग लेती थी। ध्यान दीजिए, महिलाएं सभा व विदत में भाग लेती थी। समिति में महिलाएं भाग नहीं लेती थी। महिलाएं जो थी वो किस में भाग लेती थी? सभा व विदत में। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, सभा और विदत में महिलाएं भाग लेती थी। इस काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं अपितु युद्ध का स्वामी होता था। ये फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए कि ऋग्वेदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, अपितु युद्ध का स्वामी होता था। समिति को क्या अधिकार प्राप्त था? समिति को राजा को नियुक्त करने व पदच्युत करने का अधिकार था। जैसा हमने बताया था ना, समिति राजा का निर्वाचन करती थी, मुख्य कार्य होता था, संपूर्ण प्रजाजन की आम संस्था थी। तो समिति को राजा को नियुक्त करने व पदच्युत करने का अधिकार था और राजा युद्ध का स्वामी होता था, भूमि का स्वामी नहीं होता था। ऋग्वेद के अंदर कुछ सैन्य इकाइयों का भी हमें उल्लेख मिलता है, शर्द, व्रात और गण। शर्द, व्रात और गण ये ऋग्वेद की कुछ सैन्य इकाइयाँ थी जो हमें ऋग्वेद के अंदर जिनका उल्लेख हमें मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। हमने ये पढ़ा था कि ऋग्वेद में सर्वाधिक 275 बार जन शब्द का उल्लेख मिलता है, 250 बार इंद्र शब्द का उल्लेख मिलता है और अग्नि शब्द का उल्लेख 200 बार मिलता है। अग्नि की स्तुति में 200 मंत्र हैं, वरुण देव की स्तुति में 50 मंत्र हैं। तो ये कुछ किन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है? तो जन शब्द का 275 बार हमें उल्लेख मिलता है, राजा जनस्य गोपा था। अब ऋग्वेद के अंदर कुल 10 मंडल हैं।
ध्यान दीजिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। 10 मंडल ऋग्वेद में है। तो इसमें से जो 8वां मंडल है, उस 8वें मंडल में दाशराज्य युद्ध का वर्णन है। दशराज्य युद्ध भी जिसे कहते हैं, 10 राजाओं का युद्ध, ये हमें ऋग्वेद के 8वें मंडल में इस दशराज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। इसको अच्छी तरह आप याद कर लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दशराज्य युद्ध क्या था। एक्चुअल में हुआ ये था कि ये जो दशराज्य युद्ध था, ये 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया युद्ध था ऋग्वेदिक काल में। परुषणी नदी, जिसको रावी नदी भी कहा जाता है, उस रावी नदी के तट पर ये दशराज्य युद्ध हुआ था। और इसका उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 8वें मंडल में मिलता है। ये युद्ध किन किन राजाओं के बीच में हुआ था? ये भरत जन के राजा सुदास तथा दूसरी तरफ 5 आर्य और 5 अनार्य राजाओं का जो संगठन था, जिसका नेतृत्व पुरु जन का राजा कर रहा था, उनके बीच में ये युद्ध हुआ। इस युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? इस युद्ध का प्रमुख कारण ये था कि भरत जन का जो राजा सुदास था, उसने क्या किया कि भरत जन का जो प्रधान पुरोहित था, पहले महर्षि वशिष्ठ थे, महर्षि विश्वामित्र थे। तो भरत जन के राजा सुदास ने महर्षि विश्वामित्र को अपने प्रधान पुरोहित के पद से हटाकर महर्षि वशिष्ठ को प्रधान पुरोहित बना दिया। तो महर्षि विश्वामित्र इससे नाराज हो गए और महर्षि विश्वामित्र ने क्या किया? भरत जन के राजा सुदास को दंड देने के लिए सुदास के विरुद्ध 5 आर्य और 5 अनार्य राजाओं का एक संगठन बनाया। इस संगठन का नेतृत्व पुरु जन के राजा ने किया। और भरत, और एक तरफ भरत जन का राजा सुदास हो गया और दूसरी तरफ 10 राजा दूसरे हो गए। और इन के मध्य में 10 राजाओं का जो संघ था, वो भरत जन के राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध लड़ा और इसको दशराज्य युद्ध कहते हैं। इस दशराज्य युद्ध में भरत जन का राजा सुदास विजयी रहा। तो अब ये 5 आर्य राजा कौन से थे सुदास के विरुद्ध युद्ध लड़ने में? 5 आर्य राजा थे अनु, यदु, पुरु, द्रुम और तुर्वस जन के राजा। ये 5 जन थे जिनके राजा थे, अनु, यदु, पुरु, द्रुम और तुर्वस। इसमें नेतृत्व किसके हाथ में था? पुरु जन के राजा के हाथ में था। और 5 अनार्य राजा भी इनके साथ थे। वो कौन कौन से थे? अलिन, पक्त, भलानत, शिवी और विषाणिन। तो ये 5 अनार्य राजा थे। तो अनु, यदु, पुरु, द्रुम, तुर्वस, ये तो हो गए 5 आर्यजन। और 5 आर्येतर जो राजा थे वो कौन कौन से थे? 5 आर्येतर जो कबीले थे उनका नाम था अलिन, पक्त, भलानत, शिवी और विषाणिन। तो भरत जन के विरुद्ध 5 आर्य और 5 अनार्य कबीलों का संघ बना और इनका संगठन का नेतृत्व किया पुरु जन के कबीले ने, पुरु जन के राजा ने। इस युद्ध में जो 8वें मंडल में ऋग्वेद में हमें उल्लेख मिलता है, ये पुरुषणी नदी, रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरत जन का राजा सुदास विजयी रहा। सुदास की सफलता बड़ी महत्वपूर्ण सफलता थी भरत जन के राजा की। सुदास ने इसके बाद में भेद नामक एक अनार्य राजा को भी हराया था। और कालांतर में भरत और पुरुजन के अंदर बाद में मित्रता हो गई और भरत और पुरुजन मिलकर के कुरु नामक नया जन बन गया। ध्यान दीजिए, जिस भरत जन का युद्ध हुआ था दशराज्य युद्ध में, नेतृत्वकर्ता युद्ध वो था पुरुजन के साथ। पुरुजन का राजा नेतृत्व कर रहा था दशराज्य युद्ध में। इसी पुरुजन के साथ बाद में भरत जन की मैत्री हो गई और भरत और पुरुजन मिलकर के एक हो गए और वो नाम क्या बन गया? नया जन बन गया, जो कुरुजन कहलाया। भरत और त्रित्सु जन भी एक ही जन माने गए। भरत जन का ही एक भाग था त्रित्सु जन। ऋग्वेद में हमें कुछ अनार्य राजाओं के नाम मिलते हैं, भेद, संबर, गुनी, चुमुरी और पिपरू। तो भरत जन के राजा सुदास ने भेद को भी हराया था। राजा की सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी नामक पदाधिकारी होते थे। पुरोहित का पद प्रायः वंशानुगत होता था और ये जो पुरोहित होता था ये सबसे प्रमुख पदाधिकारी होता था। अन्य पदाधिकारी जो राजा की सहायता के लिए होते थे वो रत्निन कहे जाते थे, जिनमें सूत, रथकार और करमार थे। ये रत्निन राज्याभिषेक के अवसर पर उपलब्ध रहते थे।
राजा युद्ध का स्वामी होता था। राजा सहित कुल 12 रत्निन होते थे। ध्यान दीजिए, शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल में भी ये 12 ही रत्निन होते थे, कुछ एक थोड़ा चेंज हुआ। ऋग्वेदिक काल में भी राजा सहित कुल 12 रत्निन होते थे। ये रत्निन कौन कौन से होते थे? पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी। 3 तो ये हो गए, एक राजा स्वयं ही है, 4 हो गए। फिर युवराज, सूत, महिषी। सूत कहते थे रथ सेना के नायक को, महिषी कहते थे राजा की प्रमुख रानी को, जिसे पटरानी कहते थे, वो भी रत्निन का हिस्सा होती थी। तो राजा, पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, युवराज, सूत, महिषी, उसके बाद प्रतिहारी, भागदूत, संग्रहित, अक्षवाप, पालागल, ये 4 और। प्रतिहार कहते थे जो द्वारपाल होता था, प्रधान रक्षक होता था, वो प्रतिहारी। भागदूत कहते थे ऋग्वेदिक काल के वित्त मंत्री को, अर्थ मंत्री को भागदूत। अक्षवाप कहते थे पासे के खेल में राजा का सहयोगी होता था अक्षवाप। पालागल होता था राजा का मित्र, और संग्रहित होता था कोषाध्यक्ष। तो जहाँ भागदूत तो होता था जहाँ वित्त मंत्री, संग्रहित होता था कोषाध्यक्ष। तो ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग पदाधिकारी हैं। तो इस प्रकार के कुल ये 12 रत्निन होते थे। ये 12 रत्निन, एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए, राजा, उसके बाद सबसे प्रमुख पदाधिकारी होता था पुरोहित। पुरोहित राजा का पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और मित्र होता था। ये युद्ध में राजा की कामना के लिए प्रार्थना करता था, और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध में राजा के साथ जाता भी था। तो पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, उसके बाद युवराज, सूत, महिषी, संग्रहिती, प्रतिहारी, भागदूत, अक्षवाप और पालागल, ये 12 रत्निन ऋग्वेदिक काल में होते थे। उत्तर वैदिक काल में भी रत्निनों की संख्या 12 ही होती थी। समिति का जो सभापति होता था वो ईशान कहलाता था। एक होता था पुरप, जो दुर्गपति होता था। स्पश, ऋग्वेदिक काल में गुप्तचरों को स्पश कहा जाता था। गोचर भूमि के अधिकारी को ऋग्वेदिक काल में ब्राजपति कहा जाता था। परिवार का मुखिया या कुल का मुखिया कहलाता था कुलप। और न्यायाधीश को कहते थे ऋग्वेदिक काल में प्रश्न विनाक। प्रश्न विनाक किसको कहते थे? न्यायाधीश को। चरिष्णु शब्द का भी ऋग्वेदिक काल में हमें उल्लेख मिलता है। ये दुर्ग गिराने का एक यंत्र था, चरिष्णु जिसको कहते थे। प्रमुख अपराध गायों की चोरी वगैरह का होता था, तो गायों की चोरी रोकने के लिए राजा गुप्तचर रखते थे। तो इस प्रकार ये ऋग्वेदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा है वो हमने आपको आज बताया। तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। इसके बाद में अगले व्याख्यान में हम ऋग्वेदिक काल का समाज कैसा था, सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।